So children, in sequence, let's start with the next unit that is titled as national income. So again children, it is not a very great rocket science to study this. कुछ बच्चों को न्यूमेरिकल में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बट वो भी क्लियर हो जाएगा जब हम कुछ फंडामेंटल्स यहाँ पे पढ़ लेंगे ठीक से. So let's understand first and foremost the meaning of the word income. So income could be called simply as a gain resulting out of any economic activity. People might ask कि सर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर हो तो उससे जो गेन हो, क्या उसे हम इनकम नहीं बोल सकते? द आंसर इज नो, उसे आप इनकम नहीं बोल सकते हैं. क्यों? क्योंकि वो आपके लिए एक तरह का डोनेशन होगा, वो एक तरह की ऐसी कमाई होगी जिसके लिए वी हैव नॉट डन एनी एफर्ट एज सच. समझ में आ गया? सो इनकम ऑफ द होल कंट्री is children called as what is known as national income. समझ में आ गया? तो पूरी कंट्री में जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं उसमें जो भी हम इनकम अर्न करते हैं बच्चों, दैट इनकम इज नोन एज नेशनल इनकम. यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? सो अपनी कॉपी में प्लीज पुट दिस हेडिंग, और जो मैंने कंटेंट लिखा है इसको आप नोट डाउन कर लीजिए. The term national income simply refers to the total income generated in an economy by producing goods and services during a period of 1 year, and by whom it is to be done children? It is to be done by the residents of a country. चाहे ये रेजिडेंट्स कंट्री के अंदर ऑपरेट करें या कंट्री के बाहर. तो अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच न्यूयॉर्क में है और वो कोई प्रॉफिट कमाती है तो वो भी इंडिया की नेशनल इनकम में काउंट होगा. बैंक ऑफ अमेरिका की कोई ब्रांच इंडिया में है और वो कोई प्रॉफिट कमाती है तो वो यूएस की इनकम में काउंट होगा, इंडिया की इनकम में काउंट नहीं होगा. फाइन, चलिए. सो डेफिनेशन वी हैव ऑलरेडी डन. लेट्स अंडरस्टैंड सर्टेन फीचर्स फ्रॉम द डेफिनेशन. पहला चिल्ड्रन, इट इज अ monetary expression. Anything which cannot be expressed children in terms of money will simply not be called as a part of national income. तो आपकी मम्मी ने आपको पढ़ाया, आपने किसी को रोड क्रॉस करवा दी, किसी को अपने व्हीकल में बैठा के कहीं ड्रॉप कर दिया चिल्ड्रन, तो ये सारी चीजें इंडिया की एनआई में इंक्लूड नहीं होंगी. समझ में आ गया? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का क्या मतलब होता है? इफ आई से देयर इज अ पर्सन एक्स, इसने प्रोडक्ट बेचा Y को, Y ने बेचा Z को, और Z ने बेचा W को. टेक एन एग्जाम्पल कि मिस्टर X ने सो कॉल्ड 100 रुपीज में किसी मिस्टर O से प्रोडक्ट खरीदा एंड Y को सेल किया 120 में. Y सोल्ड इट टू Z फॉर 150 एंड Z सोल्ड इट टू W फॉर हाउ मच? 200. तो हम बोलेंगे कि मिस्टर X का जो आउटपुट था इट इज हाउ मच चिल्ड्रन? 100. Y का जो आउटपुट था 120. Z का जो आउटपुट था, समझ में आ गया? ये आंसर थोड़ा सा आपका गलत है. O का आउटपुट 100 था चिल्ड्रन जो X ने खरीदा. X का आउटपुट 120 था जो Y ने खरीदा. Y का आउटपुट 150 था जो Z ने खरीदा, और Z का आउटपुट 200 था. इन सब आउटपुट्स की वैल्यू अगर हम जोड़ें तो इट इज 2, 3, 4, 570. बट फाइनली W को ये गुड्स कितने रुपए में मेड अवेलेबल करा दिया हमने? 200. तो हमारी कंट्री की जो इनकम होगी दैट वुड बी रुपीज 200 ओनली. हम हर स्टेज के आउटपुट को फाइनली इंक्लूड नहीं करते हैं, बिकॉज अगर सब स्टेज के आउटपुट को आप इंक्लूड करेंगे तो वन आइटम विल बी अज्यूम टू बी इंक्लूडेड अगेन एंड अगेन. वो एक से ज्यादा बार इंक्लूड हो जाएगा, जिसे आप डबल काउंटिंग बोलते हैं. इतनी बातें लोगों को समझ में आ रही हैं? चलिए, तो यहाँ पे एक छोटा सा कैलकुलेशन भी कर लेते हैं. मिस्टर ओ ने जो वैल्यू एडिशन किया वो 100 का किया. एक्स ने 100 की चीज खरीद के 120 में बेची तो उसने वैल्यू एडिशन 20 का किया. मिस्टर वाई ने 120 की खरीदी हुई चीज को 150 में बेचा तो इसने वैल्यू एडिशन 30 का किया. और जेड ने 150 की चीज को खरीद के 200 में बेचा तो इसने वैल्यू एडिशन 50 का किया. If we add all these value added children, the value would be 200. तो या तो आप सबका वैल्यू एडिशन जोड़िए, किसने कितना कंट्रीब्यूट किया, और या फाइनल वैल्यू जो बनी एंड कंज्यूमर को, टू द लास्ट कंज्यूमर, दैट वुड बी योर नेशनल इनकम एज सच. समझ में आई बात? चलिए,
सो इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं ये मैं आपको यहां से समझाता हूं। ये एग्जाम्पल आपके सामने है। ए इज अ फार्मर, इसने अपने खेत में 10,000 रुपए का आउटपुट जनरेट किया, वेयर एज इसका इनपुट कितना था 0। तो सो कॉल्ड, अब इसने वैल्यू एडेड कितना कर दिया 10। ये आउटपुट इसने सेल किया मिस्टर बी को, और बी ने आउटपुट कितने का किया, तो 10 की चीज को 14 में बेचा। व्हाट इज द वैल्यू एडेड बाय हिम, 14,000 रुपीज का आउटपुट मिस्टर मिल वाले ने बेकर को बेच दिया, और बेकर ने आगे कन्फेक्शनरी शॉप को उसे कितने में बेचा 20 में। कन्फेक्शनर ने जो चीज 20 में खरीदी उसे मार्केट में मिस्टर ई को फाइनली कितने में बेचा। तो इन लोगों ने रिस्पेक्टिवली वैल्यू कितनी कितनी ऐड की 6 and 5। सो 10, 14, 20 एंड 25 सबको जब आप ऐड कर लेंगे चिल्ड्रन तो इट वुड बिकम 45, 55, 65 एंड 4 दैट इज 69,000। सुनाई पड़ी बात। बट 69,000 में ऑलरेडी अगर हम इस 10 की बात करें तो इट इज 1, 2, 3 एंड 4 टाइम्स जुड़ा हुआ है। 14 कितनी बार जुड़ा है 1, 2 एंड 3। 20 कितनी बार जुड़ा है 1 एंड 2। 25 सिर्फ इकलौती ऐसी वैल्यू है विच हैज बीन इंक्लूडेड ओनली वंस, तो इसी को डबल काउंटिंग बोलते हैं। तो हम इन सब का बच्चों सिर्फ और सिर्फ क्या ऐड करेंगे, वैल्यू एडेड जितनी थी। सो वैल्यू एडेड को अगर आप ऐड कर देंगे तो यू वुड गेट फाइनली द एंड प्राइस एट विच द प्रोडक्ट इज सोल्ड। सुनाई पड़ी बात, यस और नो? Yes, sir. एनी डाउट्स, मेनी डाउट्स? No, sir. No, sir. सबको समझ में आई बच्चों बात, कंफर्म? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, so meaning of double counting people have already understood. One item is to be included only once, not again and again. If we happen to include items repeatedly, that is known as double counting. अब लोग कहेंगे सर डबल काउंटिंग में प्रॉब्लम क्या है? डबल काउंटिंग में चिल्ड्रन प्रॉब्लम ये है that it gives rise to what is called as inflating our income. आप एक आइटम को बार बार जोड़ोगे तो आपकी इनकम इन्फ्लेट हो जाएगी। दैट्स व्हाई वी अवॉइड डबल काउंटिंग। समझ गए इतनी बात को? नेक्स्ट, व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड फ्लो? सिंपल सी बात है, अगर हमने कोई गुड्स एंड सर्विसेज परचेज किए या सेल किए तो दिस इज नोन एज फ्लो। तो फॉर एग्जाम्पल हमने 20 लाख रुपीस के गुड्स का प्रोडक्शन किया, बट मार्केट तक जो सेल हुए इट इज ओनली 18,40,000 और 1,60,000 रुपी वर्थ ऑफ गुड्स आर अनसोल्ड। अब थोड़ा सा इकोनॉमिक्स की बुक्स में लिखा भी गलत होता है, तो आपको एक बात क्लियर होनी चाहिए। इस 1840 में चिल्ड्रन रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट चारों इनकम्स अर्न हो चुकी हैं, बट इसमें रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट जैसी इनकम तो अर्न हुई है बिकॉज इट इज नॉट बीइंग सोल्ड चिल्ड्रन, तो यहाँ प्रॉफिट जैसा कुछ भी इंक्लूड नहीं हुआ है। तो 160 के क्लोजिंग स्टॉक को हम इंक्लूड करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बट प्रॉफिट का एलिमेंट उस पर अगले साल होगा। तो प्रॉफिट का एलिमेंट अगले साल इंक्लूड होगा क्लोजिंग स्टॉक पे, जो नेक्स्ट ईयर ओपनिंग स्टॉक बनेगा, और इस साल आप सिर्फ रेंट, वेजेस और इंटरेस्ट उस पर ऐड करेंगे। खोपड़े में बात गई? पक्का? और जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो मैं वहां पे आपको ये लॉजिक बताऊंगा कैसे ये गड़बड़ी हम अवॉइड करते हैं। करंट आउटपुट इन द ईयर 2020-21, लेट अस से चिल्ड्रन आपने कार परचेज की वर्थ रुपीज 10 लाख। नाउ इन द ईयर 2023-2024 आप उसी कार को 6 लाख रुपीज में सेल कर रहे हैं। इज दैट अंडरस्टूड वेल? तो देयर इज अ लॉस ऑफ 4 लाख रुपीज, बट जब कंट्री की नेशनल इनकम कैलकुलेट होगी तो इस ईयर में एनआई में 10 लाख जुड़ेगा चिल्ड्रन, बट इस ईयर में एनआई में ये 6 लाख रुपए इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि ये उसी कार को आप मार्केट में बेच रहे हो, इससे कोई भी फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं होने वाला। बट अगर सर मान लीजिए हमने 6 लाख की कार बेची प्लस 24 लाख रुपीज और कंट्रीब्यूट किए और 30 लाख रुपीज की एक न्यू कार परचेज कर ली इन द ईयर 2023-24, then children complete 30 lakh would be included because now that money has been re-employed in the economy. Okay? Residents, आपकी किताब में तो वही घटिया चीज लिखी हुई है
Anybody who has economic interest in the country where he or she lives in is called as a resident. ऐसा कुछ नहीं है, जो भी इंसान 182 days और more physically present है इंडिया में, he is fit to call as a resident. खोपड़े में बात गई? पक्का? तो आप दोनों आंसर लिख के आइएगा, दोनों आंसर लिख के आइएगा। डोमेस्टिक टेरिटरी चिल्ड्रन, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी सर क्या होगी भाई? अंडमान निकोबार भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है। अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच है न्यूयॉर्क में, चाइना में, जापान में, तो वो भी इंडिया की ही डोमेस्टिक टेरिटरी माने जाएंगे। समझ में आ गया? अमेरिकन एम्बेसी जो न्यू दिल्ली चाणक्यपुरी में लोकेटेड है, वो इंडियन टेरिटरी नहीं मानी जाती है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट वी कंटिन्यू विद द टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जिन गुड्स के लिए आपको प्राइस टैग पे करना पड़ता है, ऑब्वियसली ट्रू, जिसकी डिमांड ज्यादा होगी उसकी सप्लाई से, हम उन्हें क्या बोलेंगे बच्चों? इकोनॉमिक गुड्स। समझ में आ गई बात? जो गुड्स फ्री में मिलते हैं, हवा, पानी, धूप वगैरह वगैरह, दे आर कॉल्ड एज नॉन इकोनॉमिक गुड्स। which can be touched and felt, seen, they are material, जिनको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। सर्विसेज जो होती हैं, they are called as non material. got it clear? अब वापस चलेंगे इस पे इन चीजों को समझने के लिए। मिस्टर बी के लिए चिल्ड्रन, जो इसको रॉ मटेरियल मिला फार्मर से, वीट बेसिकली, इट इज इंटरमीडिएट। और जो इसने क्या कहते हैं उसको, आटा पीस के, सॉरी गेहूं पीस के आटा बनाया, दैट इज फाइनल गुड। बेकर के लिए जो आटा होगा दैट इज इंटरमीडिएट, और केक पेस्ट्री जो इसने बनाया इट इज फाइनल। कन्फेक्शनियर के लिए जो केक पेस्ट्री बनाया खरीदा, वो इंटरमीडिएट। जब उसको डिब्बे में पैक करके हैप्पी बर्थडे, हैप्पी रक्षाबंधन वगैरह लिख के बेचा, देन इट इज फाइनल गुड्स। समझ में आ गया? और कंज्यूमर के लिए फाइनल गुड्स ही होता है, देयर इज नथिंग लाइक इंटरमीडिएट। तो कॉमर्स का रॉ मटेरियल यहां पे इंटरमीडिएट बोला जाता है। इज दैट हर्ड वेल? चलिए, सो मटेरियल वी डिड, इंटरमीडिएट फाइनल समझ में आ गया। चलिए एक वर्ड बस यहाँ पे याद रखिएगा, एक फ्रेज, क्रॉसिंग द बाउंड्री लाइन। मतलब अगर वो मार्केट में जाके बिक गए तो वो बन गए फाइनल गुड्स, प्रोवाइडेड उसे खरीदा किसने हो? एंड यूजर ने। तो कोको कोला के बॉटलिंग प्लांट पे कोल्ड ड्रिंक की बॉटल रिफिल की गई, समझ में आ गया? ये प्लांट के लिए फाइनल गुड होगा। बट जब रिटेलर की शॉप पे वो आती है तो इट बिकम्स इंटरमीडिएट। फाइनली जब कंज्यूमर खरीदने आता है उसको, तो इट बिकम्स फाइनल गुड। ओके, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर, रोटी, कपड़ा, मकान, शर्ट वगैरह, दीज ऑल आर फाइनल गुड्स। समझ में आ गया? प्रोड्यूसर गुड्स क्या होंगे सर? आपने मिक्सर ग्राइंडर देखा होगा कैफेटेरिया में, व्हील बैलेंसिंग मशीन देखी होगी कार वर्कशॉप में, दीज ऑल आर कॉल्ड एज प्रोड्यूसर गुड्स। गॉट इट? जिन गुड्स को आप एक ही बार यूज कर सकते हैं, बेसिकली खाने पीने का सामान, इट इज कॉल्ड एज सिंगल यूज। और जिनको आप लॉन्ग टाइम के लिए यूज कर सकते हो, इट इज नोन एज ड्यूरेबल गुड्स। समझ में आई बात? पक्का? चलिए, व्हाट आर द अदर टर्म्स चिल्ड्रन? इन्वेस्टमेंट, टोटल अमाउंट ऑफ मनी विच इज पुट टू यील्ड सम रिटर्न्स इन फ्यूचर। आज आपने पैसे ऐसे डिपॉजिट किए जो आपको फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स देगा, यू कॉल दैट मनी एज इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट में दो बातें आती हैं चिल्ड्रन, वन इज कॉल्ड एज फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, अदर इज कॉल्ड एज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में क्या आएगा भाई? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, चाहे इंडिविजुअल मैंने आपने खरीदे या किसी बिजनेसमैन ने या गवर्नमेंट ने। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में क्या आ जाएगा भाई? रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश गुड्स, जिसे आप वर्क इन प्रोग्रेस बोलेंगे, और यू हैपन टू कॉल इट एज फिनिश्ड गुड्स। समझ में आ गई बात? पक्का? चलिए, व्हाट इज सर ग्रॉस एंड नेट इन्वेस्टमेंट? मान लीजिए कि आपने ड्यूरिंग द ईयर 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24 तक चिल्ड्रन 40 करोड़ रुपए लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इन सब चीजों पे इन्वेस्ट किया। ऐसा तो है नहीं सारा पैसा 31 मार्च को इन्वेस्ट हुआ या सारा पैसा 1 अप्रैल को हुआ, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। समझ आ रही बात? बट सो कॉल्ड ड्यूरिंग द सेशन आपने पूरा 40 करोड़ इन्वेस्ट किया है। 31 मार्च को आपने इसकी मार्केट में वैल्यू इवैल्यूएट की, और वैल्यू इवैल्यूएट होने के बाद कितनी निकल के आती है? 37 करोड़। हाउ मच डिड इट रिड्यूस? 3 crores. This 3 crore children is known as depreciation. 40 crore is called as
and 37 crore is called as net investment. सबको बातें समझ में आई? चलिए, कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन नो नीड टू टेल. नॉर्मल जो भी हमारी एसेट पे यूज वेयर एंड टेयर होता है वी कॉल इट एज डेप्रिसिएशन. स्टॉक एंड फ्लो क्या होता है भाई? आपने 1 अप्रैल 2023 को बैंक में एक डिपॉजिट कर दिया वर्थ ₹10 लाख और बैंक कह रहा है कि हम आपको 8% इस पे इंटरेस्ट देंगे. तो 8% वर्क्स आउट टू बी हाउ मच? So children, this is known as flow, whereas this is known as stock. So what I can say is ये जो मेरा लैपटॉप है ये स्टॉक है, बट जो मैं पढ़ा रहा हूं कंटिन्यूसली इट्स अ फ्लो. समझ में आ गया? आपने मोबाइल फोन परचेज किया एक बार, इट्स अ स्टॉक, बट हर महीने का रिचार्ज फ्लो है. कंट्री की टोटल पॉपुलेशन इज अ स्टॉक, बट उसमें से काम करने वाले जो लोग हैं, वर्किंग पॉपुलेशन जो है, इट इज नोन एज फ्लो बेसिकली. अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बैंक इज कॉल्ड एज स्टॉक, बट उससे होने वाले जो मंथली रिटर्न्स होते हैं चिल्ड्रन, वी कॉल देम एज व्हाट? फ्लो. सुनाई पड़ गई बात? पक्का? चलिए. सो वेल्थ इज द स्टॉक और उसका फ्लो क्या है चिल्ड्रन? इनकम. लेबर फोर्स मतलब टोटल कितने लोग हैं कंट्री में काम करने वाले, ये स्टॉक है, और वेजेस इसका फ्लो है. समझ गए? द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज दैट वी पोजेस, कैपिटल इज अ स्टॉक, बट उससे होने वाली इनकम, इस इनकम को आप इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं. गॉट इट क्लियर? डिविडेंड का भी नाम दे सकते हैं. तो दिस इज नोन एज फ्लो. टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी जो प्रिंट की गई है बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्शन इज स्टॉक, बट जितना लेन देन हो रहा है पैसे का, लेंडिंग एंड बोरोइंग हो रही है बच्चों, वी कॉल दैट एज व्हाट? फ्लो बेसिकली. बैंक में जो मनी डिपॉजिट हुआ या मैंने आपको लोन दिया, इट्स अ स्टॉक, और जो इस पे इंटरेस्ट आप मेरे को देंगे, इट इज फ्लो. सबको ये बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्का? चलिए. सो अब चिल्ड्रन आपको नजर आ रहा होगा रियल फ्लो, मनी फ्लो, और ये बहुत ही आसान है. मैं आपको इस एग्जांपल से समझाता हूं. सपोज आई एम अ टीचर एंड यू आर अ स्टूडेंट. भाई सपोज करने की क्या बात है, ऐसा तो वही है. तो व्हाट एम आई डूइंग विद यू? टीचिंग. आई एम टीचिंग यू, और बदले में इस पढ़ाई के आप मेरे को क्या पे करते हो? सिंपल एज दैट. इतनी बात समझ में आ गई? तो जो मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हो, ये रियल फ्लो है, और बदले में जो मॉनेटरी सेटिस्फैक्शन मेरे को मिलता है, इट इज नोन एज मनी फ्लो. समझ में आई बात कि नहीं? तो यू वेंट टू द शॉपकीपर. आपने कहा मम्मी ने 10 किलो आटा मंगवाया. शॉपकीपर कह रहा है 450 रुपए दे दो. आपने 450 रुपीज उसको दे दिए. इट इज व्हाट चिल्ड्रन? मनी फ्लो. और उसने 10 kg आटे की बोरी आपको दे दी. इट इज रियल फ्लो. आप किसी एग्जीबिशन या फेयर वगैरह में गए और वहां पे आपका मन कर गया झूला झूलने का. भाई दिल तो बच्चा है, तो क्या करेंगे? इस बच्चे को समझाने के लिए आप पापा से 50 रुपीज 100 रुपीज मांगेंगे और झूला झूल के आ जाएंगे और बड़े खुश होंगे. तो 50 रुपी आपने जो बच्चों झूले वाले को दिए, इट इज नोन एज मनी फ्लो, और बदले में जो उसने आपको झूले का चक्कर लगवाया, इट्स व्हाट? रियल फ्लो. समझ में आई बात कि नहीं? सो रियल फ्लो इज द अमाउंट ऑफ सर्विसेज दैट वी गिव एंड टेक. मनी फ्लो is the consideration in terms of currency which changes hands from one person to another. तो आप किसी कैफेटेरिया में गए, आपने कहा एक मैगी और एक कोल्ड कॉफी ले आना, और बाद में बिल आया 450 रुपए का. तो 450 रुपी को क्या बोला जाएगा? कौन सा फ्लो? मनी फ्लो. और जो मैगी और कॉफी आपने कोल्ड या हॉट कॉफी, वैसे तो हॉट कॉफी खरीदिएगा, रखे रखे ठंडी हो जाएगी तो कोल्ड हो जाएगी अपने आप. समझ में आ गया? पीने लायक नहीं रहेगी बात अलग है, बट कोल्ड तो हो ही जाएगी. पीपल अंडरस्टूड दिस? चलिए आगे बढ़ते हैं इसी सीक्वेंस में चिल्ड्रन. डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी एनआई के हिसाब से क्या होते हैं? इंडिविजुअल इंसान को बोलते हैं हाउस होल्ड, बिजनेस कम्युनिटी को बोलते हैं फर्म, और प्लानिंग अथॉरिटी को गवर्नमेंट. इसके अलावा बाहर से कंट्री के अंदर जो लोग हैं और कंट्री के अंदर से बाहर जाएं, इन्हें क्या बोलेंगे? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. गॉट इट क्लियर? चलिए. व्हाट इज क्लोज्ड एंड ओपन इकोनॉमी? तो आई होप सो सबको ये बात समझ में आ रही है कि व्हाट द चैप्टर नंबर 1 इन नेशनल इनकम टॉक्स अबाउट. तो जैसे अकाउंटेंसी में बेसिक टर्म्स आपने पढ़े, कैपिटल, डेटर, क्रेडिटर, परचेज, सेल, गुड्स, ड्राइंग्स वगैरह वगैरह, वैसे ये बेसिक टर्म्स हैं इस चैप्टर के. सो क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है? सर जहां पे हर घर में ताला लगाओ लिंक का. नो. जहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्टेड हो,
इंटरनेशनल ट्रेड करने की परमिशन ना हो। आप बोल सकते हैं आज जो थोड़ा बहुत अफगानिस्तान का हाल फिर से हो गया है, पहले बहुत पहले था 40s एंड 30s में ऐसा था, फिर थोड़ा इकोनॉमी ओपन अप हुई, बट अब फिर से वो आ गए वहां पे कौन से अंकल लोग, तालिबान अंकल लोग। ओपन इकोनॉमी क्या होती है? ओपन इकोनॉमी का मतलब सर जहां पे सबके घर के ताले खुले हुए हैं, कोई चाहे जब आ जाए। सिंपल चिल्ड्रन, वो इकोनॉमीज जो इंटरनेशनल ट्रेड को बहुत बढ़ावा देती हैं, बहुत परमिशन देती हैं। तो इंडिया कुड बी कॉल्ड एज व्हाट? ओपन इकोनॉमी। समझ गए? चलो, सो आप लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड तो देखी होगी, हम भी मैग्नेटिक फील्ड जैसा ही कुछ बनाने जा रहे हैं बच्चों, और एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी बनाएंगे। तो चलिए मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं और इसे नाम क्या देते हैं? अगर आपको अपने शहर को बहुत ऊंचाई से एट अ ग्लांस देखना हो तो भाई दो तरीके हैं, या तो आप एक एयरप्लेन में बैठ जाइए, और या तो ड्रोन में कैमरा अटैच कर दीजिए, उससे देख लीजिए, और तीसरा है क्लासरूम के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज आपको दिखाई जा सकती हैं। दिस इज चिल्ड्रन नोन एज सर्क्युलर फ्लो ऑफ इनकम। मैं धीरे धीरे हौले हौले एक्सप्लेन करूंगा, और आप भी आराम आराम से ही समझने की कोशिश करिएगा। कहने को सर्कुलर फ्लो है बट रहेगा थोड़ा सा रेक्टेंगुलर, तो प्लीज डोंट वरी ऑन दिस। सो एट द बिगिनिंग वी हैव two identities. One is called as children household and other is called as firm. ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। हाउसहोल्ड अल्टीमेटली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात की जा रही है। तो अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करें चिल्ड्रन, तो ये कौन कौन से होते हैं? इट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ये सारे के सारे लोग अपनी सर्विसेज किसे प्रोवाइड करेंगे? प्रोड्यूसर्स को। सिंपल एज दैट। तो प्रोड्यूसर्स क्या इन्हें इनके घर खाली हाथ भेज देंगे? नो। बदले में व्हाट वुड हैपन? सिंपल एज दैट, बदले में इनको मिलेंगे पैसे। यस और नो? एंड दैट मनी वुड बी कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? फैक्टर इनकम। ऐसे पैसे को बोला जाएगा। तो मैंने जानबूझ के ये डैश्ड बनाया है। तो फर्म से पैसा निकलेगा और अल्टीमेटली बच्चों किसकी जेब में चला जाएगा? हाउस होल्ड की जेब में चला जाएगा, इन द नेम ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज रेंट फॉर द यूज ऑफ लैंड, वेजेस फॉर लेबर, इंटरेस्ट फॉर कैपिटल एंड प्रॉफिट टू द एंटरप्रेन्योर। इतनी बात समझ में आ गई? इसको बोलते हैं टू सेक्टर मॉडल, कि जितना पैसा हाउसहोल्ड्स ने अपनी सर्विसेज इन्हें देकर कमाया, सारा का सारा पैसा सो कॉल्ड इन्हीं के ऊपर फिर से खर्च कर दिया। तो जो अपर ब्लॉक आपको नजर आ रहा है, इट रिप्रेजेंट्स फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज। फ्री में तो काम करेंगे नहीं, बदले में इन्हें रेम्यूनरेशन चाहिए, तो दिस शोज पेमेंट फॉर फैक्टर सर्विसेज। इतनी बात समझ में आ गई? बट ये फैक्टर सर्विस किस बात के लिए थी, जरा इसको भी समझ लेते हैं। जो गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड ने चिल्ड्रन खरीदे, नेचुरली ट्रू, वो किससे खरीदे? फर्म से खरीदे। इतनी बात समझ आती है? तो गुड्स एंड सर्विसेज कहां से कहां मूव हो रहे हैं? फ्रॉम द फर्म टू द हाउस होल्ड। एंड विल द हाउस होल्ड बी गेटिंग दीज फ्री ऑफ कॉस्ट चिल्ड्रन? नॉट एट ऑल। बदले में हाउस होल्ड को पेमेंट करना पड़ेगा। बातें समझ में आ रही है? तो यहाँ पे लिख भी लेंगे हम, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो बदले में चिल्ड्रन हु विल मेक द पेमेंट टू हुम? सिंपल एज दैट, हाउसहोल्ड्स विल मेक द पेमेंट टू द फर्म्स। बातें समझ में आ रही है बच्चों? चलिए, अगर आप डायग्राम ड्रॉ करना चाहें तो अवश्य ड्रॉ कर लें, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है इस डायग्राम को बनाना। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज तो मिल गए चिल्ड्रन। क्या हाउस होल्ड इन्हें फ्री में रखेगा अपने पास? नो।
जो पैसा नौकरी करके हमें मिला है वही हम पेमेंट करने में इस्तेमाल कर देंगे। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। तो इट्स अ बुल्सआई व्यू, गॉट इट क्लियर? आप एक ही आंख से सो कॉल्ड पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी को देख पा रहे हैं। इतनी बातें समझ में आ गई? सबसे पहले फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड से फर्म के पास गई और फर्म ने उनका पेमेंट कर दिया। फिर जो गुड्स एंड सर्विसेज बने फर्म्स में, हाउस होल्ड ने उन्हें खरीद लिया एंड देयर आफ्टर मेड द पेमेंट डन। बट बच्चों ध्यान से मेरे को एक बात बताइए, विल द हाउस होल्ड बी स्पेंडिंग ऑल देयर इनकम व्हाट दे गेट? बिल्कुल भी नहीं। वो कुछ पैसा तो सेव करेंगे ही करेंगे, यस और नो? तो अल्टीमेटली wheresoever they happen to save the money, that is known as capital market or you can say financial market। समझ में आ रही बात? कैपिटल मार्केट और फाइनेंशियल मार्केट। तो अब इन्होंने अपनी पूरी इनकम खर्च नहीं करनी है, कुछ पैसा सेव करना है, और यही पैसा मार्केट के थ्रू किसके पास जाएगा? फर्म्स के पास, इन द नेम ऑफ व्हाट चिल्ड्रन? इन्वेस्टमेंट। तो जब आप पैसा अपनी इनकम में से डायरेक्टली खर्च करके फर्म को नहीं देते, लाइक आपने अडानी जी की फैक्ट्री का एक भी सोलर पैनल नहीं खरीदा, तो क्या आपकी इनकम अडानी जी के पास गई? नो। बट व्हेन यू पुट योर मनी इनटू बैंक, यू बाय सम शेयर, तो अल्टीमेटली पैसा अडानी जी के पास पहुंच जाएगा। तो सेविंग एक्ट एज अ चिल्ड्रन लीकेज इन द सिस्टम एंड इन्वेस्टमेंट एक्ट एज एन इंजेक्शन इन द सिस्टम। एनी मेनी डाउट्स? ये था टू सेक्टर मॉडल विद सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। इसी में चली आई कौन? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पेट में क्यों दर्द हो रही है? भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पेट में बिल्कुल नहीं दर्द हो रही है। पहले तो आप एज हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज, मतलब आपके घर में कोई गवर्नमेंट जॉब में है या आप गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हो, कोई आईएएस ऑफिसर बन गया, तो गुड्स एंड सर्विसेज की तो हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे सीधे सीधे फैक्टर सर्विस की। तो फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड से कहां जाएंगी? गवर्नमेंट। तो क्या गवर्नमेंट फ्री में इन्हें लेगी? नो, गवर्नमेंट को बदले में इनका पेमेंट करना पड़ेगा बच्चों, एंड दैट इज नोन एज व्हाट? फैक्टर पेमेंट। इतनी बात समझ में आ गई? प्लस यू पीपल लाइक स्टूडेंट्स विल गेट सम बेनिफिट फ्रॉम द गवर्नमेंट चिल्ड्रन इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? स्कॉलरशिप। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपको मिलेगी व्हाट इज कॉल्ड एज स्कॉलरशिप्स मिलेंगी। इतनी बात समझ में आ गई? और सर बदले में स्कॉलरशिप के तो आपको कॉरेस्पॉन्डिंग बेनिफिट देंगे नहीं, बट काफी वॉलंटरी सर्विसेज आप भी करते हैं, बट बिकॉज दे कैन नॉट बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, तो इसलिए उनको तो हम यहां लिख नहीं सकते। बट जो हाउस होल्ड घर में बैठा है, शाम को ऑफिस से आने के बाद गवर्नमेंट की नजरें उस पर टिकी हुई हैं कि वो 31 मार्च को हमारा मुंह मीठा कराएगा। कैसे? टैक्स के फॉर्म में। सो ये रिश्ते क्या कहलाते हैं, समझ में आ गए? हाउ गवर्नमेंट इज रिलेटेड विद फर्म्स? भाई वेरी सिंपल। टाटा मोटर्स की बात करिए तो टाटा मोटर्स से हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सो कॉल्ड टाटा सफारी जैसी कार खरीदती है। पुलिस डिपार्टमेंट यूपी का अपाचे आरटीआर टीवीएस रेसिंग वाली बाइक खरीदते हैं बजाज वालों से। तो इस तरह से परचेजेस होती हैं फर्म से कहां तक? फर्म से कहां तक परचेज होगी बच्चों? गवर्नमेंट तक। क्या ये फर्म्स गवर्नमेंट को सामान फ्री में देंगी? बिल्कुल भी नहीं। सो दिस विल लीड टू पेमेंट फॉर परचेजेस। बट क्वेश्चन राइजेस कि गवर्नमेंट के पास पैसे आते कहां से हैं? भाई भारत सरकार क्या, हर कंट्री की सरकार बहुत रईस है, बहुत ज्यादा रईस, और बदले में ये पैसा खर्च कैसे होगा? जब हम बिजनेसमैन को प्रोवाइड करेंगे कुछ सब्सिडी, कुछ टैक्सेस में डिस्काउंट, तब जाकर ये जो पैसा हमने कलेक्ट किया टैक्स का, ये जस्टिफाइड माना जाएगा। समझ में आ गया बच्चों हाउ थ्री सेक्टर मॉडल वर्क्स? पक्का? चलिए अब चलते हैं 7 समुंदर पार। कहां पे? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब जनरली किसी भी स्टूडेंट की बुक में इधर इट बी आईएससी और सीबीएसई, नोवेयर इट इज शोन कि कैसे ये सो कॉल्ड सर्कुलर फ्लो है, क्योंकि डायग्राम हर जगह रेक्टेंगल बना इतना बड़ा हो जाता है,
बट आईसी बुक्स में इसको सर्कुलर बनाया गया है। अब बात करते हैं कि भाई हाउ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज एसोसिएटेड विद हाउस होल्ड। एकदम सिंपल है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है चिल्ड्रन। आपके घर में मौसी जी आई और 11-21 लेके आई, समझ में आ गया? तो मौसी जी किस वेरिएबल को बिलोंग करेंगी? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और आप किसको बिलोंग करोगे? समझ में आ गया? मौसी जी जा रही हैं तो आपकी मम्मी ने भी एक शगुन का लिफाफा बना के उनको दे दिया 11-21 का, तो अगेन मौसी जी बिलोंग्स टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और आपके पापा बिलोंग्स टू हाउस होल्ड। समझ में आई बात? पक्का? नेक्स्ट, देयर आफ्टर चिल्ड्रन, देयर आफ्टर हाउ फर्म्स आर रिलेटेड विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड? भाई वेरी सिंपल, जो भी बिजनेसमैन हैं, इफ दे डील इन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, चिल्ड्रन आई रिपीट, दे डील इन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, तो एक्सपोर्ट करेंगे तो इंडिया से गुड्स जाएंगे, दैट इज यहां से यहां आएगा, और इंपोर्ट करेंगे तो यहां से यहां जाएगा, दैट इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से फर्म के पास आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? तो बच्चों रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज कनेक्टेड थ्रू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स एंड देयर आफ्टर फाइनली, ये तो हम काम करेंगे ही करेंगे, बट क्या भैया पेमेंट नहीं करोगे? तो इट इज पेमेंट फॉर इंपोर्ट्स। एक्सपोर्ट का पेमेंट कहां होगा? एक्सपोर्ट का पेमेंट कहां होगा? इट इज रिसिप्ट फॉर एक्सपोर्ट्स। समझ में आ गया हाउ दिस सेक्टर वर्क्स? तो इसमें हाउस होल्ड भी आ गया, फर्म भी आ गई, गवर्नमेंट भी आ गया, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। 4 पैरामीटर्स आए, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? 4 सेक्टर मॉडल। तो सबको एनआई का ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? पक्का लिए? सो चलिए, इस वाले नोट्स में आपको वो मैग्नेटिक फील्ड वाला डायग्राम मिल रहा होगा। तो पीपल अंडरस्टूड व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? 2 सेक्टर विद विदाउट सेविंग, 3 सेक्टर इकोनॉमी एंड 4 सेक्टर इकोनॉमी। पक्का? यहां तक किसी को कोई डाउट? चलूं आगे? चलिए, लेट मी ओपन अनदर टेक्स्ट ऑन दिस एंड देन आई प्रोसीड फर्दर, जस्ट होल्ड ऑन। तो यहां तक किसी को कोई भी अगर क्वेरी है तो पीपल में प्लीज आस्क एनी क्वेरी ऑन दिस टॉपिक चिल्ड्रन, एनी क्वेरी। पक्का कोई क्वेरी नहीं है? चलिए, सो चलो, आपको कॉम्पोजिशन स्क्रीन पे शायद नजर आ रहा होगा, मिल गया? सो यहां से मैं आपको तीनों मेथड्स एक एक करके समझाऊंगा टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटिंग नेशनल इनकम एंड एनआई एग्रीगेट चिल्ड्रन। आर पीपल रेडी टू दिस? चलो, हाँ बोलिए कौन सा डायग्राम बनाया था? ये जो स्क्रीन पे बनाया था, हाँ सर, इसमें जो ये 3 सेक्टर मॉडल है, हाँ हाँ गवर्नमेंट जो फैक्टर सर्विसेज है, हाँ हाउसहोल्ड से गवर्नमेंट, ये रियल फ्लो है। हाँ हाँ, और क्या? पैसे का लेन देन मनी फ्लो में आएगा, कहीं पे भी हो, कहीं पे भी हो, पैसे का जो लेन देन है वो मनी फ्लो है। फैक्टर सर्विसेज जो है ये रियल फ्लो है। बदले में जो आपको सरकार ने पैसे दिए, आपकी दुकान से सामान खरीदा, फैक्ट्री से, वो मनी फ्लो। स्कॉलरशिप में मनी फ्लो तो होता है बट रियल फ्लो नहीं होता, इसीलिए ये एनआई में कंसिडर नहीं होता। समझ में आ गया? इसीलिए इसको ट्रांसफर पेमेंट बोला जाता है। मैं थोड़ा आपको होम्योपैथिक स्टाइल भी पढ़ाऊंगा अभी। फैक्टर पेमेंट वो होती है जहां पैसे के बदले काम, काम के बदले पैसा, मतलब जहां रियल फ्लो भी है एज वेल एज मनी फ्लो भी है। ट्रांसफर पेमेंट या ट्रांसफर इनकम, कुछ भी बोल रहे आप, सेम होता है दोनों। इट मींस जहां पे रियल फ्लो नहीं है बट मनी फ्लो है, या रियल फ्लो है बट मनी फ्लो नहीं है। सर ये कैसे? आपको किसी रेस्टोरेंट के सर्वेंट ने 2 दिन घर आके फ्री में खाना बना दिया, तो रियल फ्लो तो है बट मनी फ्लो नहीं है। आपका गेन तो हुआ, एक तरह की इनकम तो हुई, बट क्योंकि इसको मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई हम इसको इनकम नहीं बोलते हैं। सो वेयर यू हैव मनी फ्लो बट नो रियल फ्लो, वो फैक्टर इनकम है। समझ में आ गई बात? चलिए, शैल आई प्रोसीड फर्दर? चलिए, तो यहाँ पे आपको कॉम्पोजिशन नजर आ रहा है। पहले मैंने सेक्टर्स लिखे हैं, कॉस्ट ऑफ इनपुट, वैल्यू ऑफ ग्रॉस आउटपुट, ग्रॉस वैल्यू एडेड, डेप्रिसिएशन, आउटपुट एट मार्केट प्राइस, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, आउटपुट एट फैक्टर कॉस्ट। कितनी बातें समझ में आ गई? चलिए, तो ध्यान से समझिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले चिल्ड्रन हम बात कर रहे हैं अपने प्राइमरी सेक्टर की। 0 रुपए का इनपुट था, सरकार ने बीज खाद सब फ्री में दिया आपको, और आपका आउटपुट कितना है? 20,000। तो वैल्यू एडेड इज 20। अब 20,000 में आपने
6,000 रुपीज डेप्रिसिएशन के नाम पे अलग से करके रख लिया, दैट इन फ्यूचर आई नीड टू सो कॉल्ड रिप्लेस द मशीन, तो मेरे पास पैसे कहां से आएंगे? तो हाउ मच मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द इकोनॉमी? बट इसमें भारत सरकार को भी तो अपना थोड़ा सा बहती गंगा में हाथ गीला करना है, टैक्स काटेंगे, तो फाइनली कंट्री में आप कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 12,600 में 600 रुपए वेजेस के नाम पे, 2,000 रुपए रेंट के नाम पे, 7,000 रुपए कैपिटल के नाम पे, एंड व्हाट चिल्ड्रन, 3,000 एंटरप्रेन्योर अपने पास प्रॉफिट रख लेगा। अब इसने ये 0 रुपए का सामान 20,000 रुपीज में जो बनाया था वो किसे दे दिया? सेकेंडरी सेक्टर में मिल ओनर को। मिल ओनर ने 20 की चीज को कितने में मार्केट में बेचा? 30। व्हाट इज द वैल्यू एडेड चिल्ड्रन? 10,000। इसमें से 2,000 डेप्रिसिएशन के लिए बचा लिया, हाउ मच कुड वी डिस्ट्रीब्यूट? 8,000। 800 रुपए भारत सरकार ने मत्था टिकवा लिया टैक्स का। कितना पैसा कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट होगा? 100 इन द नेम ऑफ वेजेस, 1100 इन द नेम ऑफ रेंट, 3,500 in the name of interest and 2,500 in the name of profit. यही 30,000 रुपीज का आउटपुट बेकरी शॉप वाले को बेचा, who sold it in the market at 45. How much value did he add? 1,500 रुपए सरकार को टैक्स दे दिया, कितना बचा चिल्ड्रन? सॉरी, डेप्रिसिएशन के नाम पे बचा है, नॉट टैक्स। इसमें से 1,350 रुपए टैक्स चला गया, तो एट मैक्स कंट्री में कितना बच सकता है? 12,150 में 150 वेजेस दे दिया, 2,000 रुपए रेंट दे दिया, 9,000 इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को कितने पैसे प्रॉफिट के मिल गए? सिंपल एज दैट। 45,000 की चीज हमने टर्शरी सेक्टर में स्विगी या जोमेटो वालों को केक दे दिया बना के, उन्होंने मार्केट में डिलीवर कितने में किया? एंड 5,000 रुपए इनका वैल्यू आउटपुट, सॉरी वैल्यू एडेड आया। इज दैट क्लियर? कैसे आया? 45 का 50 किया, 5,000 रुपए में 500 रुपए तो हमने डेप्रिसिएशन के नाम पे बचा लिया, 4,500 मार्केट में बच सकता है। बट पहले भारत सरकार हमसे कही हमारे सामने मत्था टेकवा के 450 हमने उनको दे दिया। हाउ मच इज लेफ्ट चिल्ड्रन? 250 वेजेस, रेंट 1,800, इंटरेस्ट 1,200 एंड प्रॉफिट हाउ मच? इतना समझ में आ गया? इन सब को बच्चों जोड़ लीजिए, 36,000 आएगा। और इन सब को जोड़िए, टोटल ऑफ वेजेस, टोटल ऑफ रेंट, टोटल ऑफ इंटरेस्ट एंड टोटल ऑफ प्रॉफिट, देन टू आपका आंसर कितना आ रहा है? वेजेस को नेशनल इनकम की डेफिनेशन में नाम दिया जाता है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज एंड चिल्ड्रन। इन तीनों को हम ऐड करते हैं, क्या करते हैं? ऐड, एंड वी कॉल इट एज व्हाट? ऑपरेटिंग सरप्लस। तो टर्म्स यहां पे बस नए आ गए हैं, कंटेंट कोई बहुत नया नहीं है। यहां तक किसी को कोई क्वेरी बचो? जिन लोगों को 1,100 रुपए वेजेस मिली है, उन्होंने रोजमर्रा के जीवन में 700 रुपए खर्च कर दिए बच्चों, एंड 400 रुपए बचा लिए। जिनको 6,900 रेंट मिला है, इन्होंने 2,900 रुपीज सो कॉल्ड रोजमर्रा के जीवन में खर्च कर दिया और 4,000 रुपीज बचा लिया। 20,700 जिन लोगों को सो कॉल्ड इंटरेस्ट मिला है, उन्होंने 3,700 रुपीज रोजमर्रा के जीवन में खर्च किया और 17,000 रुपए बचा लिए, सॉरी इन्वेस्ट कर दिए मतलब। जिन लोगों को सो कॉल्ड 7,300 रुपीज प्रॉफिट मिला है, उन्होंने रोजमर्रा के जीवन में 4,300 रुपीज स्पेंड कर दिए बच्चों और 3,000 रुपीज फ्यूचर के लिए सेव कर लिए। सो दैट मनी विच इज स्पेंट ऑन डे टू डे एक्टिविटीज, रोटी कपड़ा राशन पानी एंड ऑल दैट पे लग रहा है, इज रिकरिंग एक्सपेंडिचर। और जो पैसा आपने इन्वेस्ट कर लिया, आप कल को इसका बेनिफिट लेंगे। लैंड खरीद लिया, रियल एस्टेट में कोई और इन्वेस्टमेंट किया, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, कोई फ्लैट या अपार्टमेंट खरीद लिया, दिस इज नोन एज व्हाट चिल्ड्रन? नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर, दैट इज इन्वेस्टमेंट। तो जब आप इन सबको जोड़ देंगे, 7 + 29 + 37 + 43, जरा बताइए चिल्ड्रन कितना आएगा? 4 3 7 2 9 99 10,600 और 1,000, 11,600 चिल्ड्रन। This 11,600 is your consumption expenditure। और इसको भी जोड़ लेते हैं, 17 3 20, 24,400 is your non-recurring investment expenditure। इन सबको जोड़ देंगे तो कितना आएगा? तो अब ये मैक्सिमम काम आएगा आपको। नेशनल इनकम वुड बी एग्जैक्टली सेम चिल्ड्रन, चाहे आप किसी भी मेथड से कैलकुलेट कर लीजिए। इतनी बात सुनाई पड़ गई?
अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। समझ में आ गया? चलिए मूविंग अहेड। सो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, और ये सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे सो कॉल्ड क्लासिफाई किए हुए हैं। कभी भी किसी डेटा को अगर आप मार्केट प्राइस पे देख रहे हैं एंड यू हैव टू गो अप टू इट्स फैक्टर कॉस्ट, तो मार्केट प्राइस मतलब बाजार में जितने वो बिक रहा है, और फैक्टर कॉस्ट मतलब जितने में आपने उसको बनाया है। इज दैट अंडरस्टूड वेल? तो बनाने वाली कॉस्ट हमेशा कम होगी बच्चों, और मार्केट प्राइस हमेशा ज्यादा। तो मार्केट प्राइस इज अ बिगर यूनिट एंड फैक्टर कॉस्ट इज अ स्मॉलर यूनिट। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जब आपको जाना है तो आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करना पड़ेगा। मार्केट प्राइस बड़ी यूनिट है ना, बड़े से छोटे पे जाना है, 10 से 7 पे जाना है तो आपको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। और अगर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो आप नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करेंगे। किसी भी चीज का ग्रॉस दिया और आपको नेट निकालना है, मिठाई का डिब्बा देखा होगा, सोन पापड़ी का डिब्बा, आपने आंसर चला, इस डिब्बे पे लिखा है ग्रॉस वेट 283 ग्राम्स और नेट वेट 250 ग्राम्स। इसका मतलब ग्रॉस में तो डिब्बे का वेट भी जुड़ा है, बट नेट में डिब्बे का वेट नहीं जुड़ा होता। ओके, तो ग्रॉस हमेशा ज्यादा होगा, नेट हमेशा कम। ग्रॉस से नेट पे आना है तो डेप्रीसिएशन माइनस, और नेट से ग्रॉस पे जाना है तो डेप्रीसिएशन प्लस। समझ गए? समझ गए? समझ में आ गया? किस कंट्री का मैप लग रहा है? इंडिया। इंडिया के अंदर आपने जितने भी पैसे कमाए, इट इज नोन एज, गलत कहानी, नेशनल नहीं, डोमेस्टिक इनकम। व्हाट? प्लस बाहर से कुछ पैसा आया माइनस यहां से कुछ बाहर गया, इसे बोलते हैं व्हाट इज कॉल्ड एज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। समझ में आ गया? तो जब आप डोमेस्टिक में इसे ऐड कर देंगे चिल्ड्रन, तो आपको क्या मिलेगा? नेशनल। और नेशनल में जब इसे लेस कर देंगे तो क्या मिलेगा? डोमेस्टिक। इतना समझ में आ गया? अब अगर मैं आपसे एक छोटा सा जिक्र करूं कि भाई आपने अगर अकाउंटेंसी जैसा सब्जेक्ट पढ़ा है तो आपने ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ऐसा कुछ सुना होगा। वैसे ही यहां पे भी चिल्ड्रन कुछ डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं और कुछ नेशनल कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो जरा हम लिख लेते हैं इन सब को एक एक करके, आपको भी अच्छा लगेगा। आई वांट कि आप भी लिखें। इट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, then it is called as just hold on, gross national product। तो जब आप एनआई कैलकुलेट करते हैं तो आपको बहुत सी चीजें मिलेंगी यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए। तो आप हर चीज को तो नेशनल इनकम नहीं बोल सकते। देर आर 8 डिफरेंट पैरामीटर्स। हाउ मेनी चिल्ड्रन? 8 अलग अलग पैरामीटर्स हैं। तो मैंने 2 आपके सामने लिख दिए, एक ग्रॉस डोमेस्टिक और एक ग्रॉस नेशनल। देन लिखिए नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट and then we'll write net national product। अब आप कहेंगे सर आपने इतनी बार क्यों लिख दिया? इनमें थोड़ी सी स्टोरी है। कुछ ऐसे होंगे जिसमें टैक्सेस जुड़े हैं और कुछ ऐसे होंगे जिसमें टैक्सेस नहीं जुड़े। ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट आई हैव रिटन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, then third also I have written gross domestic product, but आगे market price नहीं लिखा है, आगे क्या लिखा है? फैक्टर कॉस्ट। then children 5th 6th 7th 8th पे गौर फरमाइए। 5th is gross national product, but आगे क्या लिखा हुआ है? मार्केट प्राइस। और 7th क्या लिखा है?
समझ में आ गई, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। उसके बाद जो चार छूटे हैं दैट इज सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ एंड एट, इसमें आगे तो सब कुछ सेम है बट ग्रॉस की जगह क्या हो गया, नेट हो गया। गॉट इट क्लियर? तो अब यहां पे भी आपको लिखना पड़ेगा मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, और यहां पे भी मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। इन सब में हम अपनी नेशनल इनकम जो होती है वो ये होती है, चल रहा है व्हाट वन, विच वन, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना इसलिए है बिकॉज जब आप एनआई का न्यूमेरिकल करते हैं चिल्ड्रन, इन 8 में से डायरेक्टली 3 टर्म्स ऐसे होंगे एट मैक्स, 3 ओनली, जो आपके फॉर्मूले के अंदर आएंगे, बट एग्जाम में आपसे बाकियों का भी कैलकुलेशन पूछा जाएगा। तो आपको इसकी एक फ्रेम करने की, फॉर्मूले की ट्रिक आनी चाहिए, तब आप इन बातों को समझ पाएंगे। और ये जो ट्रिक है ये यहीं से पूरी की पूरी बन के आई है चिल्ड्रन, यहीं से। तो जरा ट्रिक वाला फॉर्मूला पहले एक बार समझ लें, देन आई प्रोसीड फर्दर। तो सबसे पहले फर्स्ट लिखेंगे हम, इट इज जीडीपी एट मार्केट प्राइस, then put the second one GDP at factor cost, third one GNP at market price, fourth one GNP at factor cost। सबका ग्रॉस ले लिया हमने, अब इसी तरह से सबका नेट ले लेते हैं। तो इट इज NDP at market price, then at factor cost, then NNP at market price and NNP at factor cost। सबको कैलकुलेट करने के लिए एट मैक्स 3 तरीके आप पढ़ पाएंगे चिल्ड्रन, 3 तरीके से सब कैलकुलेट होता है। तो सबके लिए एज आई एम ड्रॉइंग आप भी 3 एरो ड्रॉ कर लीजिए। बी क्विक। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस जैसा हम सबसे पहले कैलकुलेशन टेकअप करने वाले हैं। आप मेरे को बस एक चीज देख के ही आंसर दीजिएगा, जीडीपी मार्केट प्राइस, सब में 4 पैरामीटर्स हैं। कोई ऐसा ढूंढिए बच्चों जिसमें कम से कम जीडीपी एट मार्केट प्राइस की तरह मिनिमम 2 चीजें आपको सेम मिल जाएं। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, चलिए तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट अगर मैं आपको बता दूं और जीडीपी एट मार्केट प्राइस अगर आपको निकालना है तो यू विल बी एडिंग नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। समझ में आ गया कैसे फॉर्मूला कन्वर्ट कर रहे हैं? पक्का एट द टॉप में लिख भी देता हूं ताकि आपको इसे समझने में और सोचने में ना टाइम लगे ना आपसे गलती हो। तो सबसे पहला कन्वर्जन याद रखिएगा, जब भी ग्रॉस से फाइंड आउट करना होगा आपको नेट, तो आप क्या एडजस्ट करेंगे चिल्ड्रन? डेप्रीसिएशन। ठीक है, ग्रॉस से नेट पे जाना है तो माइनस और नेट से ग्रॉस पे आना है तो प्लस। सेकंड चिल्ड्रन, आपको मान लीजिए डोमेस्टिक से कन्वर्ट करना है नेशनल या वाइसे वर्सा, तो सो कॉल्ड आप एडजस्ट किसको करेंगे? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को। ओके, और तीसरा पैरामीटर क्या बचा हमारा? फैक्टर कॉस्ट से
मार्केट प्राइस का कन्वर्जन लॉजिक। तो यहां पे आएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, बस याद रखिएगा कभी गलती नहीं करेंगे। देन चिल्ड्रन, और हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम जीएनपी एट मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस सेम है, जीपी सेम है। डोमेस्टिक को नेशनल करना है, डोमेस्टिक को नेशनल करना है, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। खोपड़े में बात गई। जीडीपी एट मार्केट प्राइस को अब तीसरा एनडीपी एट मार्केट प्राइस से लेते हैं। गॉट इट क्लियर? तो एनडीपी एट मार्केट प्राइस में डीपी मार्केट प्राइस, डीपी मार्केट प्राइस सेम है, नेट को ग्रॉस करना है, बढ़ाना है, तो आप डेप्रीसिएशन को प्लस कर देंगे। सो लोगों को ये बात समझ में आ गई हाउ वी डिड दिस? कब आपने नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को एडजस्ट किया, कब आपने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड लिया, और कब डेप्रीसिएशन लिया। अंडरस्टूड दिस? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, सबसे पहले तो ये जीडीपी एट मार्केट प्राइस से एडजस्ट हो जाएगा, माइनस क्या कर देंगे आप इसमें, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे चले जाएंगे ना। उसके बाद चिल्ड्रन जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, और फिर एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट से निकालेंगे। तो नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस। ग्रॉस डोमेस्टिक चाहिए, नेट है आपके पास, तो नेट से ग्रॉस पे कैसे जाएंगे, प्लस करेंगे डेप्रीसिएशन। इज इट अ वेरी ग्रेट रॉकेट साइंस टू अंडरस्टैंड? बस कन्वर्जन का चार्ट आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट व्हाट डू वी हैव चिल्ड्रन? जीएनपी एट मार्केट प्राइस, तो सबसे पहले जीडीपी एट मार्केट प्राइस से हो जाएगा, एनएनपी एट मार्केट प्राइस से हो जाएगा, एंड एनडीपी, नहीं नहीं नहीं, दो कन्वर्जन आ जाएंगे, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट से। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है, ग्रॉस नेशनल चाहिए, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए क्या करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करेंगे। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस सेम है, नेट से ग्रॉस पे जाना है, नेट से ग्रॉस पे जाना है, डेप्रीसिएशन को ऐड करेंगे। इज दैट क्लियर ना? ऐड कैसे करेंगे, क्योंकि ग्रॉस बड़ा टर्म है, नेट छोटा है, छोटे से बड़े पे जाना है तो ऐड, और बड़े से छोटे पे आना है तो सबट्रैक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट सेम है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, क्या करेंगे, टैक्स के एलिमेंट को माइनस कर देंगे, मार्केट प्राइस से, सॉरी फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है, तो वील ऐड, सॉरी मैंने उल्टा पढ़ लिया, चलिए एक डंडी और खींचनी है बस। फैक्टर कॉस्ट पता है, मार्केट प्राइस पे जाना है। जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट चिल्ड्रन, सबसे पहले तो उसी का मार्केट प्राइस कर दीजिए, फिर जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, और फिर इन तीन से निकल सकता है ये। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करना है, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करना है, एंड चिल्ड्रन नेट से ग्रॉस पे जाना है, तो डेप्रीसिएशन को ऐड करना है। बिल्कुल आसान है, एकदम सरल है। और ये कैसे काम आएगा, ये मैं जब अगले लेक्चर में एनआई का कैलकुलेशन आपको सिखाऊंगा अंडर 3 मेथड्स, देयर आई विल मेक इट क्लियर चिल्ड्रन। ओके, चलिए आगे चलें। एनडीपी एट मार्केट प्राइस, तो पहले तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट कर दी, सॉरी एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, नहीं सीक्वेंस बिगड़ जाएगा, आ तो सबसे जाएगा, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, और फिर एनएनपी एट मार्केट प्राइस, और जीडीपी एट मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है बच्चों, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड कर देंगे, फिर नेट नेशनल से नेट डोमेस्टिक पे जाना है, माइनस कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ग्रॉस से नेट पे जाना है, माइनस कर देंगे डेप्रीसिएशन, क्योंकि ग्रॉस हमेशा बड़ा टर्म है और नेट हमेशा छोटा टर्म है। ओके, सो पीपल अंडरस्टूड हाउ डिड वी एडजस्ट? चलिए अगला क्या है बच्चों, एनडीपी एट मार्केट प्राइस से जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट,
NNP एट फैक्टर कॉस्ट, इन तीनों से कैलकुलेशन आ सकता है, ठीक है। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस, नेट डोमेस्टिक चाहिए, ग्रॉस है आपके पास, ग्रॉस से नेट पे जाएंगे तो डेप्रिसिएशन माइनस, नेट नेशनल पता है, नेट डोमेस्टिक पे जाना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस कर देंगे। आई होप सो पीपल आर एबल टू फॉलो अप। चलिए, कुछ लोग कहेंगे सर ड्यूरिंग द सेशन जो आपने पढ़ाया था वो थोड़ा ज्यादा बड़ा था, ये थोड़ा छोटा है। ये छोटा नहीं है, आपको आता है इसलिए आपको छोटा लग रहा है, ऐसी बात नहीं है, कॉन्सेप्ट वही है। NNP एट मार्केट प्राइस, हाँ ये वाली ट्रिक मैंने आपको नहीं बताई थी कि जो पैरामीटर दिया हो पहले तो उसी से निकल जाएगा, सिर्फ सब्सक्रिप्ट चेंज कर देना, जैसे यहां किया मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट, देन इट इज NDP एट मार्केट प्राइस और फिर GNP एट मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है और चाहिए नेट नेशनल, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो प्लस करेंगे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है और चाहिए नेट नेशनल तो डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। है धमाकेदार। चलिए, एग्जाम में चिटविट ना बना के ले जाना, इसकी अनफेयर मीन्स में पकड़े गए तो 2 साल तक एग्जाम के लिए डिपार हो जाओगे, 3 महीने की जेल भी है। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, GNP एट फैक्टर कॉस्ट, NDP एट फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो क्या एडजस्ट करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपको पता है, नेट डोमेस्टिक और नेट नेशनल पे जाना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या करेंगे, एट, ठीक है। GNP एट फैक्टर कॉस्ट है चिल्ड्रन व्हाट, माइनस, तुक्का तो नहीं लगाया कि सर 2 यहां पे मैच कर रहा है तो तीसरा वही हो जाएगा। चलिए, समझ में आई बात, एवरीबडी हर्ड दिस, एनी डाउट्स, मेनी डाउट्स चिल्ड्रन, एनी डाउट्स, मेनी डाउट्स? No, sir. चलो, सो इसको अपनी कॉपी में प्लीज अपडेट कर लीजिए सुपर क्विकली चिल्ड्रन, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सो ये एग्रीगेट्स हमको NI के कैलकुलेशन में कैसे काम आएंगे, दिस विल बी टेकिंग अप इन द नेक्स्ट क्लास, ओके।